आज हम हैं पौंडीचेरी में टागोर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में। और इस कॉलेज का जो प्रिंसिपल सर है वो है शशिकांता दास सर। नमस्कार सर। नमस्ते। सो सर जो है इस कॉलेज का तो आप लोग देखा है पार्ट 1 में। तो इस कॉलेज जो अनोखा कॉलेज है, ऐसे एटमॉस्फेयर वातावरण इधर बनाया गया था। तो इसमें और ये ऐसे कैसे हुआ और ये ऐसे किस लिए किया गया है, ये सारे विषय के ऊपर पीछे जो उद्देश्य क्या है और ऐसे कुछ बहुत स्पेशल बातें हैं आपको अभी सर के साथ हम इंटरव्यू लेकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो सर बताइएगा, हम आपकी कॉलेज को और इधर जो भी बना हुआ, मतलब ऐसे लग रही है कॉलेज नहीं, एक नेचुरली बनाया हुआ कुछ जंगल है। ऐसे इतना प्रशांत वातावरण, इतना पीसफुल वातावरण है, मतलब आते ही ऐसे लगता है इधर ही बैठ जाए, ऐसे नहीं लगता इधर से चले जाए। तो और इधर इतना चिड़ियाएं हैं, बटरफ्लाइज है और बहुत कुछ डाइवर्सिटी के साथ माइक्रो क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, ये सब इधर दिख रही है। तो ना मैं तो बहुत एग्रीकल्चर आर्टिकल्चर कॉलेज घूमा था, लेकिन कहीं पर भी आर्टिकल्चर कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज में ऐसे वातावरण मैंने नहीं देखा। तो लेकिन ये तो आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज है। तो आप बताइए आपका परिचय और ये जो है और ये सब आप कब से कर रही है, आपकी क्या उद्देश्य है अंदर से। जी जी, नमस्ते सभी को। शशिकांत का नमस्ते एंड धन्यवाद आपको भी यहाँ पर आने के लिए। पौंडीचेरी में मैं पिछले 16 साल से हूँ। मैं यहाँ पर यूपीएससी का जो इंटरव्यू था उसके थ्रू मैं डायरेक्ट रिक्रूटेड प्रिंसिपल के हिसाब से ज्वाइन किया। इससे पहले भी 2 कॉलेजेस में मैं काम किया हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में। और इसके साथ साथ मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार भी रहा हूँ। और अभी पिछले 5-6 साल से मैं इसी कॉलेज के साथ पूरा जुड़ा हूँ, 2017 से। तो आप एक वातावरण देखिए, वातावरण जो है ना कि 21st सेंचुरी में अगर कहेंगे तो एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग। अगर आप नेचर को केयर नहीं कर पाए तो जिस तरह से परिस्थितियां में हम लोग गुजर रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मुझे लगा कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और एक प्रिंसिपल क्या है, कोई भी, हर बच्चे, हर टीचर, हर आदमी का ये पहला काम होता है कि अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है, अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अगर आज तक हमारा सोसाइटी बचा हुआ है बिकॉज ऑफ द नेचर, हम नेचर को कुछ वापस नहीं दे पाएंगे। नेचर को हम लोग बस थोड़ा सा केयर कर लेंगे, जो है उसको ही प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे बहुत है। ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम नेचर से सब एक्सप्लॉइट कर, नेचर को क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। तो मुझे लगा कि अगर इस कॉलेज में क्या था, एक बैरन लैंड था, इसमें कुछ पेड़, बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ था, लेकिन जब इतने बड़ा एरिया में देखा कि भैया कुछ भी पेड़ पौधा नहीं है और ड्राई एनवायरनमेंट एक ड्राई वन पर। जैसे मैं 2017 में इसी कॉलेज को जैसे मैं आया तो मुझे लगा कि यार ये कॉलेज में एक एम्बियंस ही नहीं है। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में खुद एक पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज सब अच्छे चीज होता रहता है, फिर भी इसका प्रोडक्टिविटी जो है ना इतना अच्छा नहीं आ पाता जितना होना चाहिए। सब सोचते हैं गवर्नमेंट कॉलेज तो चलो ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट कॉलेज तो चलो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ये देखना चाहिए कि आप भैया जो गवर्नमेंट कॉलेज बच्चे आते हैं उनको कितना फैसिलिटी दे सकते हैं। तो जब मैं इस कॉलेज में आया तो मुझे खुद का अंदर बहुत डर भी था, क्योंकि ये कोएड कॉलेज है और इसी कॉलेज का रेपुटेशन अलग तरह से, इस कॉलेज से बहुत अच्छे लोग निकले, इसी कॉलेज से बहुत रेपुटेड लोग भी निकले और उसी कॉलेज से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी हुआ है। मैं इसको बोलने के लिए घबराहट नहीं होती है जब मैं बोलता हूँ इसी कॉलेज में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस, स्ट्राइक्स होता था, प्रोटेस्ट होता था, लेकिन मैं उसी चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदला दिया हूँ। कोशिश किया कि भैया होता है, मतलब अगर उन्हीं यूथ का अगर आप ढंग से डाइवर्ट नहीं करेंगे तो दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो मैंने सोचा कि उनको बदलाव करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है एम्बियंस बनाना है। तो मेरा आइडिया, मेरा कंसंट्रेशन उसी एम्बियंस के ऊपर रहा और उसके ऊपर धीरे धीरे काम करते हुए आप जो आप देख रहे हैं ये सब पिछले 6 साल का नतीजा है। ओके। तो आप मैं इस मतलब अगस्त 30 को सीड्स फेस्टिवल अटेंड भी किया है। आप जो भी प्राकृतिक खेती कर रही है, देसी बीज के ऊपर काम कर रही है, वो किसानों के साथ मिलके आप बहुत अच्छा सीड फेस्टिवल इधर बनाया था।
तो बहुत लोग तो ऐसे बंद में प्रोग्राम्स करते हैं, बंद फंक्शन हॉल में या बंद जो प्रोग्राम करते हैं। आप तो ऐसे माहौल में बनाया था एकदम खुली बड़े बड़े पेड़ की नीचे, और आराम से सबको बिठा के, और उधर आप डेकोरेट नेचुरली फूलों से करके उधर आपने सीड फेस्टिवल बनवाया था। तो वो तो देख के हम इतना प्रभावित हो गया। मतलब खुली हवा मिल रही है, कुछ लाइट्स की जरूरत नहीं है, कुछ एसी का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम मदर नेचर की गोद में हम प्रोग्राम आराम से सुन रहे हैं, देख रहे थे। तो ये आइडिया मतलब आपका पहले से ही ऐसे ऐसे था, मतलब ऐसे ही लोगों को इसका समझाने की प्रैक्टिकल तरीका? नहीं देखिए, एक बहुत मतलब आप जिस तरह से देखें मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप देश का हर जगह पर जाके इस तरह से बातें को आप प्रमोट करते हैं, फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। और हमारे देश जो है ना कृषि प्रधान देश है, अभी भी लोग जो है ना 65% लोग जो है डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो मुझे लगा कि हम लोग कहते हैं कि भैया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है, लेकिन अगर उसके साथ साथ बोलना और करने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। जैसे लोग एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते हैं लेकिन एसी कमरे में वही सब रह जाता है। yes. जब बाहर आता है तो उसका कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है। हम फार्मर्स की बात करते हैं, हम फार्मर्स को इंक्लूड नहीं करते, तो कैसे होगा? तो मैंने सोचा कि हमारा जो नेचर जो है ना, उसी नेचर में जैसे कोई टेंट नहीं होगा, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होगा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ में वो जरूरी है, लेकिन मैंने सोचा जब मेरे पास इतने बड़े नेचर का ब्लेसिंग्स है तो हम दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम को क्यों जाए। तो मैंने सोचा कि उसमें 400-500 फार्मर्स को इकट्ठा कराना है, तो उनके बीच में एक्सचेंज होगा। आप लोग जैसे अभी पहली बार देखें कि फर्स्ट टाइम ये हो सकता है कोई पूरा एक भी पैसा खर्च नहीं करते हुए आर्टिफिशियल चीज में इतने बड़े प्रोग्राम साउथ जोन लेवल में हम लोग कर लिए। इससे मुझे लगता है दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ द नेचर। हम क्या कर सकते हैं, नेचर कुछ नहीं कर सकते, जो भी दे रहा है नेचर ही हमें दे रहा है। तो मेरा मन में ये क्या है, जो हम करते हैं उसको बोलना चाहिए और जो बोलते हैं उसको करना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम अगर मैं कहता हूँ कि हमें एनवायरमेंटलिस्ट, मैं कहता हूँ कि अगर मैं नेचर के लिए करना है कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है तो मुझे प्रैक्टिस भी करना है। सो उसको सोचते हुए मैं कहा कि लेट इट बी डिफरेंट, लेट पीपल फील इट, और जो भी लोग आए उसको अच्छा लगा। या और हमने सुना है कोरोना के टाइम पे 145 डेज आपकी जो कंट्रीब्यूट है, या आपकी जो टागुर कॉलेज की आप लोग मिलके स्टाफ या मिलके आपकी अंडर में आप सब लोग मिलके 145 डेज, सो आप लोग कोरोना में लोगों का मदद किया या खाना बांटना, ये सब मतलब एक ह्यूमैनिटी के तौर पर, मतलब मानव सेवा ही माधव सेवा है, मतलब समाज की सेवा करना ही भगवान की सेवा। तो ऐसे भी आप किया है, वो भी हमने सुना है। आपकी बहुत कुछ इंटरव्यूज या पेपर में जो भी आपकी वर्क्स है समाज को लेकर या कॉलेज को लेकर, एजुकेशनल सिस्टम को लेकर, और आप आर्मी जो है इंडियन आर्मी का जो है देहरादून में, तो वहीं पर भी आप एजुकेशनल सिस्टम के साथ जुड़ के काम किया है, और उसके बाद हैदराबाद में भी, और अभी इधर पौंडीचेरी में भी। मतलब अभी आप फार्मर्स के साथ भी मिलके मतलब जुड़ के फिर कर रही है। मतलब आप एक जगह में नहीं है, ऐसे एकदम ऐसे होता है ना, विष्णु का जो चक्र होता है ना, वो हर तरीके से घूमते जाते हैं और जहाँ पर जो करना है वो करके आते हैं। एक सूरज की रोशनी हर जगह फैलते है ना, तो वो ऐसे आप सब लिंक्ड का काम में आप कहीं पर भी हमको देखने में नजर आया। तो इसके पीछे कुछ इंस्पिरेशन है, या ऐसे कैसे शशिकांता दास सर ने, मतलब ऐसे कैसे स्पेशल है? मतलब मैं तो पहली बार ऐसे प्रिंसिपल या ऐसे व्यक्ति को देख रही हूँ। एक काम में करते जाना वो अलग है, लेकिन आप जो मेन लिंक्ड वर्क्स है वो सभी में आप ऑलरेडी जुड़ के कर रहे हैं, और बहुत बड़ा रूप में कर रही है, ना कि छोटा रूप में। तो इसके पीछे इतना क्या एनर्जी है, और इसकी टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, और आपको इतना पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये रहस्य आप बताइएगा। ये इतना मतलब पहले तो मैं आपको शुक्र गुजार, रियली थैंकफुल कि आप इतने अच्छे तरह से इसको प्रेजेंट कर लिए, कि विष्णु का रूप दे दिए, मुझे विष्णु का नाम सुन लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो क्या कहते हैं ना कि हमारे बीच में सक्सेस फेलियर का कोई डिफरेंस नहीं होता है। करना ना करने के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका मन में क्या है वही मैटर करता है। अगर आप एक बार सोच ले कि आपको करना है तो बहुत सारे तकलीफ के बीच में भी आप कुछ कर सकते हैं।
हम बहुत सारे चीज़ जब करते हैं तो सोचते हैं यार मैं करूँ ना करूँ, मैं क्या करके तो देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, ऊपर वाला के छोड़ दो, कोई ऑलमाइटी को छोड़ दो, सिचुएशन को छोड़ दो, आप क्या कर सकते हैं, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। मेरा क्या है, आई एम एन एजुकेशनिस्ट। एजुकेशन हम लोग का प्रेजेंट डे एजुकेशन इज मेन मेकिंग इंस्टीट्यूशन, और हम अगर उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं करते हैं तो एजुकेशन कैनॉट बी डायरेक्टेड टू ओनली वन एस्पेक्ट। हम सोचते हैं भैया उसको इंजीनियर बना दे, भैया इंजीनियर बनने के साथ वो एक अच्छा आदमी भी बनना चाहिए। एक डॉक्टर बना दीजिए, ठीक है, डॉक्टर बनने के साथ एक अच्छा मानविकता रहना चाहिए, एक सिंपैथी रहना चाहिए। हम लोग एक अच्छा आदमी को एक ऑफिस में भेज देते, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं रखते, अगर कोई एक जैसे फार्मर रहता है, अगर हम फार्मिंग के साथ जुड़ते नहीं है, हम डिसिप्लिन के साथ जुड़ते नहीं, हम एक्टिविटी से जुड़ते नहीं है, then how are we going to expect the best of the things when that person is entering to that field? Yes. तो हमारा एक महत्व यही रहा है, what is my emphasis, मुझे जो प्रेरणा मिला है, हाँ हमारा पेरेंट्स से प्रेरणा मिला है, हमारे टीचर से प्रेरणा मिला है, हमारा सोसाइटी से प्रेरणा मिला है, क्योंकि आई एम दी प्रोडक्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। हम इसी सोसाइटी में जैसे होता है ना कि कोई लोग गंदगी को देखते हैं, कोई लोग साफ सुथरा को देखते हैं, तो आप गंदगी को जब देखते हैं भैया हमारा देश गंदगी है, नहीं वो बात नहीं, हमारा देश गंदगी अगर है तो साफ क्या करो, अगर साफ है तो साफ को मेंटेन करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे जगह पर, यही जो डिफिकल्टीज को, चैलेंज को आप अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात है। Yes. अगर उसको कर लिए तो मुझे लगता है कि भैया आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ से आ रहे कुछ नहीं कर रहा। और जब तक आप बात बोले सर मैं कहीं पर स्टिक नहीं रहता हूँ, कहीं पर मैं हर जगह पर स्टिक रहता हूँ, मैं हर जगह पर रहता हूँ, लेकिन जो क्या कहते हैं मैं हर जगह को इम्पोर्टेंस देता हूँ, जिस समय पे जिसको इम्पोर्टेंस देना मैं उसी टाइम में उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ। जैसे आप बोले हैं कि मैं एजुकेशन में अच्छा कॉन्फ्रेंस करता हूँ, एकेडमिक्स में कॉन्फ्रेंस करता हूँ, कोरोना किसानों के साथ जुड़ता हूँ। अभी किसान संस्था मेरे बहुत सारे किसानों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आके यहाँ पर वेजिटेबल देते हैं, यहाँ पर चावल भी देते हैं, यहाँ पर गेहूँ भी देते हैं, मैं उनको जितना मदद करना वो भी करता हूँ। और कोरोना के टाइम में मैं आप सभी को बोलता हूँ, मेरा सभी दर्शक को ही रिक्वेस्ट है, कोरोना इज एन आई ओपनर। हम अपने लाइफ को समझ लेना चाहिए कि लाइफ में नेक्स्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं होता है। अगर उतना कर लिए भैया, हम मस्ती करते हैं, मस्ती करने के लिए कोई मना नहीं, लेकिन मस्ती साथ आपका मस्ती इस तरह से होना चाहिए दूसरों को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये कोरोना जो था इट्स एन आई ओपनर फॉर मी एटलीस्ट। जिस टाइम में हम करीब 14 विलेजेस में हम देखें कि इतने तकलीफ के बीच में हम देखें, मुझे लग रहा है हमारा जिंदगी अभी है दैट इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। लेकिन उसके बारे में मुझे बोलने के लिए मैं तो बता रहा हूँ 145 दिन बहुत सारे एल्डर्स जिसको खाना नहीं मिलता था, हम एल्डर्स को लगभग जिनका उम्र 97 तक जिनका उम्र है उनको हम लोग खाना प्रोवाइड किए 44 दिन। तो हम हॉस्पिटल में जैसे गर्भवती महिला है, जैसे होता है कोई एक्सीडेंट से हो गया, कुछ हो उसके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, हॉस्पिटल पड़े, जिपमर में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर हम अपना ठेला लगा के वहाँ पर भी खाना डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि दैट वाज द टाइम वेयर ह्यूमैनिटी हैज टू बी सोन। दैट वाज नॉट द टाइम कि भैया आपको कितना तकलीफ, आप सभी जानते हैं कि उस टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सेवाएं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेवा किया, लेकिन उसके साथ साथ डर भी बहुत होता था। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हम लोग 145 दिन हम लोग सर्विस किए, हमारे टीम से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ है। तकलीफ हुआ मतलब फिजिकल प्रॉब्लम तो सभी को था, लेकिन भगवान की कृपा से इस तरह से कोई प्रॉब्लम हुआ। और हम उसी दौरान लगभग बहुत पैसा खर्च किए हैं, बहुत अपने सेविंग्स पे पैसा खर्च किए, लेकिन दैट वाज द टाइम। अगर आप सोचते हो कि भैया कोई आके आपको मदद करेगा, ये भूल जाना चाहिए। आप दूसरों को कैसे मदद करें, दैट इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट। तो मुझे लगा कि इससे पीछे आप लोग का सपोर्ट है, इससे पीछे जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं जिनका आशीर्वाद है, जिनको मैं बहुत देख पाता हूँ, और बहुत सारे का आशीर्वाद जिनको मैं देख भी नहीं पाता, जो व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं वो भी सोचते हैं यार ही इज ए नाइस पर्सन और ही इज ए बैड पर्सन। तो आप लोग का ब्लेसिंग से भी कोई आदमी आगे जा सकता है, अपना मेहनत, दूसरों का विजिबल इनविजिबल आशीर्वाद। तो मैं तो आई एम शुक्रगुजार ऑलमाइटी, आई एम शुक्रगुजार फॉर माय मदर, आई एम शुक्रगुजार फॉर द फार्मर्स। आप सोच लिया, आप खुद ही एक फार्मर फैमिली बिलोंग करते, पिछले हजारों सालों से वो लोग हम लोग को संभाल के रखे हैं। तो दिस द टाइम की भैया सभी से हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। और सर मतलब ये है, सर बोल रही है ना कि हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए लेने की, वास्तव में हम तो लेते ही रहते हैं, माँ की पेट में जब से आया है तब से ही हम लेना ही लेते हैं नेचर से या समाज से, हर चीज से हम लेना ही लेना। लेकिन सर का
जो है स्लोगन है, लेने की तो बाद में साइड में रखो, पहले देने की सोच रखो। तो ये वो बोलना ही नहीं है, प्रैक्टिकल में कर रही है। अलग अलग हमारे भारत में अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़ के कर रही है। तो और नेक्स्ट बात है सर, अभी आज का जो दिन है सत्याग्रह डे 84, मतलब ये 25 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ। नहीं, ये आज का दिन के लिए 84th डे। ओके, टुडे इज द 84th डे। ओके, मतलब आज के लिए 84th डे चल रही है। फिर हम तो गांधी जी का सत्याग्रह तो सुना है, लेकिन अभी हमारा प्रिंसिपल सर का सत्याग्रह, और ये क्या है और इसके पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य, क्या स्लोगन है? देखिए, आप मैं आपको बोला नहीं कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन आप अपने से ध्यान दिए हैं। और ये भी क्वेश्चन है, मतलब आप नीचे बैठ के अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी। और मतलब एक ऑफिशियल तरीके से जो भी सुविधाएं हैं, सोफा है या आराम से बैठ सकते हैं व्हील चेयर में, मतलब मुझे तो लग रहा वो सब आप छोड़ के सिटिंग अपना काम करते हुए सत्याग्रह कर रही है। मतलब जो भी ऐसे कुछ करते हैं, हर काम मतलब छोड़ के बस कुछ लोगों को लेकर बैठ जाते हैं और डिमांड करते हैं धरना जैसा। लेकिन आप अपना कॉलेज का काम पूरा कर रही है, आपका घर का काम कर रही है और खुद का काम कर रही है, ये सब करते हुए भी फिर सत्याग्रह कर रही है। फिर इसका क्या पीछे का क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य और क्या कुछ तो है ऐसे कुछ अच्छा बहुत सोचे तो वो क्या है? ये तो एक जो जो कहते हैं ना, हम जितने सारे बड़े बड़े नेता हो गए उनको उनका जन्मदिन मरणदिन में ही हम स्मरण करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम गांधी जी की जब बात करते हैं तो सत्याग्रह बात करते हैं, लेकिन सत्याग्रह तो हमारे देश का पिछले एंशिएंट पीरियड से हम लोग सत्याग्रह पालन करते हैं। मतलब हम हमारे हिस्ट्री में कभी हम दूसरों को अटैक नहीं किए, हम हमारे हिस्ट्री में कभी भी दूसरे कंट्री को अटैक नहीं किए, हम कोई दूसरे ट्राइब के ऊपर अटैक नहीं किए। तो वही सत्याग्रह, और सत्याग्रह का क्या मतलब है, द सीकिंग फॉर ट्रूथ, और इंडिया इज द क्रेडल इन दैट सेंस। जो कहते हैं ना कि बाहर से लोग आए यहाँ पर सत्य को ढूंढने के लिए, और हम अपने सत्य को ढूंढ नहीं पाते। तो मेरा सत्याग्रह जो है ना भैया, मतलब मैडम जो मैं कह रहा हूँ ना कि काम करना तो आपके लिए, आपको तो काम करना ही है। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तब भी, वो ना करना भी एक काम है। आप अगर भागवत गीता में श्री कृष्ण जी का बात सुनेंगे, आप खाएंगे वो भी एक काम होता है, आप नहीं खाएंगे वो भी एक काम है। लेकिन खाना खा के कुछ काम करना जो है ना, कुछ तो करोगे ही करोगे ना। तो हम कहें कि अगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट करें लेकिन काम नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो गलत तरीका से। मुझे लगता है कि आप अपना काम करो, आपका जो तकलीफ है वो दूसरों को बताओ। और मेरा जो बेसिकली सत्याग्रह है, बेसिकली जो क्या कहते हैं ना, देखिए हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में है, हम 21st सेंचुरी का एजुकेशन को फॉलो करते हैं। बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहता है कॉलेज का, जैसे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में, भले यहाँ पर कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप जाके देखेंगे बिल्डिंग्स वही पुराना बिल्डिंग्स, आप देखेंगे वही घिसा-पिटी क्लासरूम्स, वही पंखा नहीं चल रहा है, वही लाइट्स नहीं चल रहे हैं, टॉयलेट्स ढंग का नहीं होता है, कैंटीन नहीं होता है, लाइब्रेरी में जो कहते हैं ना कि स्पाइडर्स का पूरा भरा रहता है। तो यही सोचते हुए अगर हम लोग कोशिश करेंगे भैया, हम लोग दूसरे बड़े बड़े कंट्री के साथ कम्पीट करेंगे, कर तो रहे हैं, लेकिन जो 25 साल में होने वाला है 75 साल लग जाएगा, जो इस जनरेशन में होने वाला है अगले जनरेशन। और क्या होता है, हमारा जो यूथ पावर है, हम लोग जैसे आज का प्रधानमंत्री बात करें, हमारा देश बात कर रहा है कि अभी का जो सिचुएशन है दिस बिलोंग्स टू द यूथ। तो यूथ के लिए हम उनको अगर नेक्स्ट स्टेज को भेज रहे हैं तो इसी स्टेज में हम उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर बेसिकली द ग्राउंड फॉर द ग्रूमिंग। तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे मेरे कॉलेज में आ रहे हैं, कि मेरे कॉलेज के कहीं भी कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, all the facilities should be available to a student in the respective schools or colleges. तब जाके वो जब बड़े होंगे वो उससे डबल देंगे। लेकिन हम लोग स्कूल कॉलेज में क्या सिखा रहे हैं, कैंटीन नहीं होता है, क्लासरूम में लाइट्स नहीं होते हैं, पंखा नहीं चलता। नहीं, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरा भी कुछ इस तरह से कुछ तकलीफ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा गवर्नमेंट साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, हम लोग को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ फाइट करना पड़ेगा। और फाइट करना बिना गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते, मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट का कोई इलेक्टेड सिस्टम के अगेंस्ट में, मैं कह रहा हूँ कि जो डिमांड्स, जो रिक्वेस्ट, उसको आप लोग समझिए, और अगर वो समझ ले तो मुझे लगता है देश कैन बी प्रॉस्परस कंट्री।
और जो नीचे बैठने के लिए जो बात करते हैं यही तो हमारा सिस्टम है। अभी जो भी चेयर सोफा सोफा सब ले लिए वो तो इकोनॉमी का एक बात हो गया, मुझे उसमें कोई तकलीफ, लेकिन जो बैठने के लिए आप देखिए बहुत सारे लोग होते हैं वो जोड़ के लिए ठीक करना है तो नीचे बैठो, तो नीचे बैठ के अगर काम करना है तो बहुत अच्छा। और गांधी जी का जो सत्याग्रह का मूवमेंट है, सीकिंग फॉर द ट्रूथ, सो आई एम सीकिंग सर्टेन ट्रूथ फ्रॉम द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज कि कहाँ पर मैं गलती किया कि यू आर नॉट हेल्पिंग दिस कॉलेज टू ग्रो फर्दर। जो है वो काफ़ी नहीं है, जो होना चाहिए उसको कैसे और भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरा मेरा प्रोटेस्ट आज 84 डेज आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर, 84 डेज। पिछले साल भी मैं बैठा था ऐसे 175 डेज। तब एक हाई गवर्नमेंट का सिस्टम का हायर अथॉरिटी आके मुझे रिक्वेस्ट की, जो आप लोग हर चीज़ में देख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भैया कि एक ही लाइफ मिला हुआ है करने के लिए, तो उसी लाइफ में सब कुछ करना है। और जो हर दिन हम करते हैं, जो आज का दिन चले जाता है, दैट डे विल नॉट बी बैक। तो मुझे लगता है एक दिन अगर जिंदगी चले गए तो चले गए फॉर एवर। तो उसी दिन में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस। तो मैं सोचा अगर मैं काम ना करके सत्याग्रह करूंगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, मेरे बच्चे तो का फायदा नहीं होगा, टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ का तो सोसाइटी का तो फायदा नहीं होगा। तो काम करते हुए ये सब करना है। और कभी भी कहता हूँ काम करो, लड़ाई करो, दैट इज यू आर गोइंग one step ahead from the rest. और ये प्लांट ट्रीज एंड सेव एनवायरनमेंट वो स्लोगन भी लगाया है इसके साथ। हाँ, मैं क्योंकि मैं देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे जो कहते हैं ना कि अच्छा लगता है प्लांटेशन करना। मुझे अच्छा लगता है कि अगर हमारा जो भी अभी देखिए फॉरेस्ट के बारे में, पेड़ हर जगह पर कट रही है। आप देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद जिस तरह से अभी क्लाइमेट बदल रहा है, कहीं भी देखिए इट इज गोइंग टू द एक्सट्रीम, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं भी फ्लड हो रहा है, कहीं भी हो रहा है कि कहीं पर सूखा पड़ रहा है। हम लोग तो बात करें कि फ्लड हुआ है, हम लोग बात करें सूखा पड़ रहा है, हम लोग बात करें कि भैया वहां पर क्लाउड बर्स्ट हो गया। कभी कोई बात करे भैया इसके पीछे क्या वजह है? उसी वजह क्या है, नदी को ऑक्युपाई कर लिए, नदी का जो आसपास के एरिया सब बिल्डअप कर लिए, तो नदी का जो बारिश है वो पानी कहाँ जाए, आपके घर पे भी घुसना है ना। तो आप जो एनवायरमेंट को इतना एक्सप्लॉइट कर ले, एनवायरमेंट को इतना बर्बाद कर दिए, तो आपको तो उसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं ना हर एक चीज का एक रिपरकशन होता है। आप नेचर को जब रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो नेचर विल गो अगेंस्ट यू ओनली। अभी कुछ भी है, देखिए आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके हम लोग परचेज करके जाते हैं, ये दिन ना आ जाए, पहले तो पानी पूरा अच्छे तरह से था, पानी को बर्बाद कर दिए, अब कहीं बाहर पानी पी ही नहीं सकते। अभी ऑक्सीजन का भी इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है कि हो सकता है अगले कुछ सालों में हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। तो इसका क्या है वजह? इसका वजह ये है भैया नेचर को प्रोटेक्ट करो, नेचर को सर्वाइव, लेट द नेचर सर्वाइव बाय इट्स ओन। आपको नेचर के लिए कुछ करना जरूरत नहीं है, आप नेचर कैन टेक इट्स ओन वे। तो मेरा ये कि यही है कि मैं जैसे इसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि मैं हर कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, दिस इज माय मैसेज, आपके पास हर जगह पर कुछ जगह रख लीजिए प्लांटेशन के लिए, भले 10% 5%। हम लोग सोच रहे भाई बिल्डिंग बनाए, बिल्डिंग बना के कहाँ जाना है आपको? आप नेचर को सर्वाइव कीजिए तो आपका नेक्स्ट जनरेशन विल बी सर्वाइव। हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कभी भी सोचना है तो जैसे कहते हैं हम बच्चे के लिए जब सोच रहे हैं तो यू हैव टू थिंक फॉर द सोसाइटी, यू हैव टू थिंक फॉर द कंट्री। तो फॉर मी इफ plantation is done, nature is being protected, nature is being taken care, I think half of the problems of this country can be solved. और दूसरा चीज क्या है, हम सोच रहे, जैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम में, 1988 में हम लोग बताए थे कि भैया हम लोग का 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। अभी 40 साल हो गया है, फिर भी फॉरेस्ट कवरेज वहां पर पहुंच नहीं पाया है। अभी भी वही 22, 24, 25 के एवरेज में रहता है। पौंडीचेरी का बात कर लीजिए, पौंडीचेरी में 10% ही कवरेज है और उसमें डेंस परसेंटेज 0 है। तो मैं कहता हूँ हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन फॉलो करना चाहिए ना। तो मेरा मैसेज यही है कि भैया मैं इसको फॉलो करता हूँ और जो भी वो देखेंगे सीधा प्रोटेस्ट की बात नहीं होता है, इसके साथ साथ ये होता है एक मैसेज। आपका कोई भी काम के पीछे कोई एक मतलब भी होना चाहिए, there has to be a message. So my message is plant trees, save environment, save ourselves, save the next generation, save this civilization. Thank you. मतलब फिर इसका अर्थ है अभी जो भी एजुकेशनल सिस्टम है
इसमें नेचर का रिलेटेड करते हुए, नेचर को बचाते हुए और नेचर के साथ जुड़ के हम हमारी लाइफ को कंटिन्यू करते हुए, और उसके बाद उसी में से ही हम कुछ काम करते हुए हमारा भी सस्टेनेबिलिटी हो। Yes. ऐसा कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आपका कुछ सजेशन है आपके ऑब्जर्वेशन में, आप एक प्रिंसिपल होते हुए, क्योंकि इतना कुछ पढ़ाई हो रही है हर मतलब फार्मेसी हो, एमबीबीएस हो, इंजीनियरिंग हो या पीजी हो, ये सब जो भी पीएचडी हो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है भारत में। तो मतलब हम अगर नेचर बाय नेचर के थ्रू कुछ ऐसे कुछ डिपार्टमेंट बनाएंगे तो कुछ इसमें कुछ सुधार हो सकता या है। सुधार होने का कुछ हो सकता है। आपकी विचार या आपकी सजेशन? आपके आपके अच्छा मतलब ये प्रश्न बहुत अच्छा रहा है कि देखिए हमारे देश में जो क्या होता है कि हमारे देश में क्या होता है कि बेसिकली पॉलिसी तो बहुत सारे बन जाते हैं। एनवायरमेंट पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, पॉलिसी बहुत सारे, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। समवेयर मुझे मेरे मेरे हिसाब से जो है ना, आप जैसे कहता है एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, कोई खराबी नहीं है, तो एक बच्चे के थ्रू में एक प्लांटेशन नहीं क्यों नहीं कराते? जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा उसके साथ प्लांटेशन भी करता जाइए, छोटा प्लांट हो बड़े प्लांट हो उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लांटेशन हो चाहिए। और कुछ चीज़ जो है ना हम पॉलिसी के थ्रू में चेंज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अगर चाहे कि स्वच्छ भारत है, वो स्वच्छ भारत ही के हिसाब से रह जाएगा जब तक हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पेरेंट्स के, हमारे टीचर्स के, हमारे स्कूल कॉलेज में एक मोटो होना चाहिए कि भैया ये मेरा जगह है, ये मेरा देश है, ये मेरा संसार है, इसको प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। आज तक अगर वो दैट हैज बीन इनकलकेटेड, आपको कोई सरकार नहीं बोल रहा है कि भैया आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एक एकेडमिशियन बनो, एक कोई सरकार नहीं बोल रहा है, आप अपने इच्छा से बन रहे, आपका पेरेंट्स की इच्छा से बन रहा है, कोई somebody is motivating। जब आपको कोई मोटिवेशन कहीं से मिल रहा है फॉर योर सर्वाइवल, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, आपको अंदर में ये रखना चाहिए कि भैया दिस इज माय कंट्री, आई हैव टू वर्क फॉर इट। तो अगर उस तरह सोचे कि एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते हमारे पास पॉलिसीज बहुत है। 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी में भी एनवायरमेंट स्टडीज हर कॉलेज बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन क्या है बच्चे एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, थियोरी के लिए, उसको जस्ट पास सर्टिफिकेट लेने के लिए पास कर, लेकिन उसके साथ आपको नॉलेज मिलता है, लेकिन उसी नॉलेज को अप्लाई भी करना चाहिए। तो समवेयर दैट इज मिसिंग आउट। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लेट एवरीवन जो नॉलेज आपको मिल रहा है उसी नॉलेज को कुछ यूटिलाइज भी कीजिए, प्रैक्टिकल होना है। yes. मतलब जैसे हमारी बॉर्डर में देश की रक्षा के लिए जैसे वो आर्मी है, वैसे हमारा अगर रक्षा खुद का हो तो एनवायरमेंट को या प्रकृति को भी बचाने के लिए भी एक ग्रीन आर्मी का जरूरत बहुत ही जरूरी है अभी। तो बहुत इंस्पिरेशन मिला आपसे हम बात करके। और फाइनली आप कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स को या जो भी वीडियोस देखते हो, कुछ आपकी ऐसे जो बातें हैं, कुछ आप जो मैसेज देना चाहते हैं तो आप बताइएगा। तो पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द व्यूअर्स। मेरा मैसेज व्यूअर्स के लिए, देखिए आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, जो भी व्यू देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी एक वीडियो में देखते हैं, आप सब जानते हैं। मेरा यही है कि आप ऐसा मत कीजिए कि जो कि ताकि विच विल बी हार्मफुल टू अदर्स। मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप अपने लाइफ में प्रॉस्पर कीजिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स लाइफ। आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन मत कीजिए, यू गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स। मेरा मैसेज है कि भैया आप जो छोटा मोटा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, यू शुड पुट इनटू द प्रैक्टिस। अगर इफ योर प्रॉस्पेरिटी जो कहते हैं ना विल हैपन, इट शुड हैपन विद पॉजिटिव थॉट्स। तो हैव पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड एंड कीप वर्किंग, और all everything is yours, but only one important, very important, whatever you are doing, see that there is something worth happiness, because all we are working is to get a little bit of happiness. तो उसी happiness के साथ लाइफ लीड कीजिए। थैंक यू। नमस्कारम, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत आभारी है हम, और क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रही है, जो भी मतलब बातें तो बहुत सब बोलते हैं, प्रैक्टिकल करना वो मेन होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करें तभी वो लक्ष्य को हम कर पाए, मतलब लक्ष्य को हम पार कर पाएंगे। तो इसलिए हम
आपको बहुत आभारी है, धन्यवाद करते हैं और आपका इतना समय दे दिया, एनर्जी दे दिया और आपका कॉलेज देखने की, आपके साथ इंटरव्यू लेने की, आपकी जो भी वैल्यूबल वर्ड्स सुनने की मौका हमको दे दिया, व्यूअर्स को दे दिया, तो इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञता करती हूँ आपसे। और देखिए, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि एक प्रैक्टिकल काम जो किया हुआ एक प्रैक्टिकल काम जो किया हुआ प्रैक्टिकल स्पेशल पर्सन से आज का जो इंटरव्यू है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो जो भी आप लोगों को लगा है आप कमेंट सेक्शन में हमको सेंड कीजिएगा। और नेक्स्ट, ये जो भी बातें हमने सुना है इसको थियरी में समझ के और प्रैक्टिकल में भी हम भी करते हैं। हम प्लांटेशन करेंगे और एनवायरमेंट को, प्रकृति को हम सेव करने की जो काम है वो करते हैं और प्रकृति का आधारित सस्टेनेबल लाइफ को हम लीड करने की योजनाएं या सोच या आइडियाज उसके लिए हम सोचेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। नमस्ते।